वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। पिछले जो दो वीडियो लेक्चर थे, प्रश्नावली जो 5 है कक्षा 12 की, वो हमने पढ़े थे। उनमें हमने क्या पढ़ा था? एक सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना हमने देखा था, प्रतिलोम ज्ञात करना देखा था, व्युत्क्रम ज्ञात करना देखा था। और जो कल वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने जो एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स है, जो सारणिकों के अनुप्रयोग है कि सारणी कहाँ काम आती है, वो हमने पढ़े थे। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास में जो रेखिक जो समीकरण होते हैं वो पढ़ेंगे। रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं? ठीक है, रेखिक समीकरण किनको बोलते हैं? ऐसे अपने पास समीकरण होते हैं जिनमें चरों की घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो। यदि ऐसे इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर मैक्सिमम 1 हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जिनकी घात 2 होती है उनको तो आप ध्यान में, अधिकतम घात 2 हो तो उनको बोला करते हैं अपन द्विघात समीकरण बोला करते हैं। 3 घात होगी अधिकतम तो उनको तो क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण। ठीक है, बाइनोमियल इक्वेशन, ट्राइनोमियल इक्वेशन ऐसा हम बोला करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने लीनियर इक्वेशन के बारे में, रेखिक समीकरण के बारे में। तो मैंने क्या बताया? ऐसे समीकरण जिनमें चरों की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उनको अपन बोलेंगे रेखिक समीकरण। अच्छा, अब चर कितने? तो चर कितने, उनके लिए आप देखिए, सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे कितने चरों वाले? 2 चरों वाले, 2 वेरिएबल्स जिनमें हो। जैसे मान लो कि जैसे आ रहा अपने पास में, मैं लिखता हूं, जैसे क्या लिखूं मैं? 2x + 3y = 5। ये अपना क्या, ये रेखिक समीकरण है कि नहीं है? ये रेखिक समीकरण हमारा है, क्योंकि देखो x की घात भी कितनी है? अधिकतम 1 है, और y की घात भी कितनी है? 1 है। चरों की घात अधिकतम 1 हो तो उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो बताइए कि ये हमारा रेखिक समीकरण है। और चर कितने? 2, एक तो x और एक y। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो पढ़ेंगे 2 चरों वाले। तो 2 चरों वाले तो जरूरी थोड़ी यही हो, मान लो हो सकता है x - 4y = 8, ये भी तो हो सकता है। अब देखो यहाँ x के गुणा में क्या है? 1, y के गुणा में क्या है? -4, और अचर पद क्या है? 8 है। मतलब x के गुणा में कुछ भी हो सकता है। तो अपन इसका रेखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या हो गया अपना? ax + by = c। अपना ये क्या हो गया? रेखिक समीकरण का ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, व्यापक रूप हो गया इसका। ठीक है, ax + by + c। जैसे मैं यहाँ देखो, x के जो गुणा में होगा वो अपन क्या मानेंगे? a। जो y के गुणा में होगा उसको मैं क्या मानूंगा? b। जो अचर पद होगा उसको क्या मानूंगा? c। तो देखिए यहां से आपके समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ बोले कि a का मान कितना है? तो 2, b का मान 3, c का मान 5। यहाँ a का मान कितना है? 1, b का मान -4, c का मान कितना है? 8 है। अच्छा, अब 2 समीकरण एक साथ आ गए। अब मैं केवल ऐसे बोलता हूँ कि a का मान बताओ। अब a का मान क्या बताओगे? तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं क्या मान लेता हूँ? ये भी अपना यार, ये भी a है, तो a कौन सा? इसको तो नाम दे दूंगा a1 और इसको दे दूंगा a2। अरे मान लो एक ही कक्षा में 2 नाम के अपने व्यक्ति हो गए, 2 नाम के विद्यार्थी है। जैसे मान लो अनिल है, 2 हो गए। तो क्या करूंगा? एक तो अनिल फर्स्ट और एक अनिल सेकंड, ऐसे। ठीक है, तो अपने पास मान लो 2 समीकरण है, एक तो ये पहला और एक दूसरा। ये लो, ये अपने पास में कितने समीकरण हो गए? 2 समीकरण हो गए। अब लेकिन मैं क्या करूंगा? इनको नाम अलग अलग दूंगा। इसको तो क्या बोलूंगा? a1, इसको a2। ये मान लो b, 2 नाम के ये लड़के हो गए। ठीक है, तो एक को तो क्या बोलूंगा? b1, एक को b2, ये c1 और c2। ये अपना हो गया कि नहीं हो गया? ये अपना क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गए। कितने चरों वालों की बात कर रहा हूँ? 2 चरों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 2 चरों के समीकरण हो गए। अब इनको हल करेंगे। जैसे मान लो इन्हीं को मैं क्या करना है? हल करना है। तो हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका कौन सा? सारणिकों को काम में लेकर के, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं क्रेमर नियम। जिसको क्या बोलेंगे? क्रेमर नियम। तो सबसे पहले मैं किससे हल करूंगा? क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम का मतलब जब क्रेमर नियम आ जाए, या फिर किसका प्रयोग? सारणिकों को काम में लेकर के पूछे। किसको? सारणिकों को, मतलब सारणी किसमें काम में ली जाएगी। तो या तो क्रेमर नियम पूछ ले या सारणिकों की सहायता से हल पूछे। तो अपना एक ही तरीका होगा क्या? उसके लिए आप एक चीज देखिए, उसके लिए देखो एक फॉर्मूला होगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना, एक तो डेल। डेल क्या होता है? तो डेल कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, क्या है डेल? देखो डेल अपना क्या है? अक्ष के गुणांक। देखो अक्ष के गुणा में क्या क्या है? a1 a2। ठीक है, y के गुणा में क्या क्या है? b1
B2। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये अपना क्या हो गया? डेल का मान हो गया। डेल का मान क्या होगा? अक्ष के गुणांक यहाँ और यहाँ किसके गुणांक? y के गुणांक। जैसे मैं यहाँ डेल का मान देखूं तो बोलो डेल का मान क्या आएगा? अक्ष के गुणांक क्या क्या है? 2 और 1, और y के गुणांक क्या क्या है? 3 और -4। ये किसका मान हो गया? डेल का। इसको तो हल कर सकते हो, इसको तो हल कर सकते हैं। कैसे? इनको गुणा किया माइनस ये, सारणी को हल करना आपको आता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो एक बात बताइए कि चलो ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, फिर इसको डिटेल से एक बार बताऊंगा कि आया कैसे, है ना। तो एक डेल वन होता है, देखो डेल वन क्या, डेल वन अपना होता है, देखो डेल वन क्या होता है। तो डेल वन के लिए आप ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा, डेल वन का मतलब पहले स्तंभ को मैं गायब करूंगा, फर्स्ट कॉलम को मैं क्या कर रहा हूं? गायब। ये लो, इसको गायब कर दिया, गायब कर दिया। जो बचा वो लिख लो। आपके पास बचा हुआ क्या है? बचा हुआ आपके पास है B1 और B2, ठीक है। अच्छा, इसको गायब कर दिया तो इसकी जगह लिखूं क्या? तो इसकी जगह देखो लिखोगे क्या? इसकी जगह देखो ये चीज रह गई अपने पास में, बराबर में जो थे क्या थे? C1 और C2 में लिखूंगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा? किसका मान आ जाएगा? डेल वन का। देखो जब भी डेल वन आएगा तो डेल वन में क्या करूंगा मैं? पहले को डेल वन का मतलब पहले स्तंभ को गायब करना। तो पहले स्तंभ को गायब किया, उसकी जगह अपने बराबर में जो अक्षर पत्ते मैंने वो रख दिए। और डेल टू, यदि किसका मान पूछे, यदि वो पूछता किसका? डेल टू का, तो डेल टू का पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? तो ध्यान से देखिएगा, करना गड़बड़ इसी में करते हैं अपन, ठीक है। अपना जो डेल है, मैं डेल में क्या करूंगा अब की बार? डेल टू का मतलब है दूसरे स्तंभ को गायब करूंगा, इसमें से ही, इसी में से, ठीक है, इसमें से गायब करूं। तो ये गायब कर दिया, तो बचा क्या? अरे वो तो पड़ा रह गया ऐसा कैसा, अरे ये तो पड़ा है, हाँ, गायब इसको करूं और इसको गायब करके इसकी जगह क्या लिखूं? C1 और C2। ये अपना किसका मान आ जाएगा? डेल टू का। और यदि अपने को डेल का मान मिल गया, डेल वन का मान मिल गया, डेल टू का मान मिल गया, तो अपने को क्या निकालना है? इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब जो चीजें इसमें गायब है, गायब क्या क्या? जैसे अक्ष और वाई। अरे ये तो नहीं है अपने पास में, एक तो अक्ष नहीं है और एक वाई नहीं है, तो इनका मान कैसे ज्ञात करें? तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए याद रखना फॉर्मूला क्या होगा? डेल वन बटा डेल, ठीक है। और डेल वन का जो भी मान आएगा उसमें किसका भाग दे दूंगा? डेल वाले का जो मान आएगा उसका भाग दे दूंगा, उत्तर आ जाएगा। और y के लिए क्या करूंगा? डेल टू बटा डेल, अपना क्या मिल जाएगा? दोनों का आंसर अपने को मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेमर नियम। जब भी क्रेमर नियम आएगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ये अपने पास में है क्या? सारणिक है, तो सारणिकों की सहायता से पूछे तो भी अपना यही नियम काम में आएगा। अब देखिए इससे ये बना कैसे? अब बोलोगे ऐसे कैसे गायब कर दिया इसको, और गायब करके ये C क्यों लिख दिया? तो आप समझिए एक बार, इसको मैं डिटेल से समझा देता हूं। जो डेल है हमारा, डेल क्या है? A1 B1 A2 और B2 ये है। अच्छा, मैंने एक चीज ये बताई थी, जैसे मान लो मैं 21 में चेंज करता हूं, एक बार के लिए आप देखिए, मैं चेंज करता हूं किसमें? मैं इसमें चेंज करता हूं, किसमें? C1 में। C1 में क्या चेंज करूं? मैंने बताया था कि किसी को भी, मान लो इसको मैं किससे गुणा कर लेता हूं? C1 को किससे गुणा कर लेता हूं? अक्ष से। और C2 को किससे गुणा कर लेता हूं? y से। और दोनों को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। अपना एक गुणधर्म था कि किसी भी एक पंक्ति को या किसी भी एक स्तंभ को किसी भी संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से डेल बराबर क्या आएगा? डेल बराबर क्या आएगा? यहाँ से देखो मैंने क्या किया, इसको तो C1 को तो किससे गुणा कर रहा हूं? अक्ष से। तो ये लो, मैंने इसको तो गुणा किया अक्ष से, और इसको किससे? y से, और जोड़ दिया किसमें? C1 में ही चेंज कर रहा हूं। तो C1 में चेंज किया तो क्या आया? A1 अक्ष प्लस, ऐसा लिख देता हूं B1 y, ये लो। और ये क्या हो गया अपना? A2 अक्ष, और ये क्या हो गया अपना? B2 y। और यहाँ क्या पड़ा है अपने पास में? यहाँ अपने पास में पड़ा है y B1 और y, अच्छा सॉरी, यहाँ तो कोई चेंज किया नहीं था, ये तो गुणा करके अपने क्या कर रहे हैं? ये लो, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ गुणा में ना, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं, तो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे? अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, ये अपना किसका मान है? A1x प्लस B1y। A1x प्लस B1y किसका मान है? C1 का। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ? C1। और ये किसका मान है अपना? C2। ये लो, बाकी ऐसा कैसा पड़ा है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? अलग से है तो ये भी डेल, लेकिन इसको अलग से मैंने क्या नाम दे दिया? डेल वन, क्योंकि थोड़ा क्या हो गया इसमें
चेंज हो गया। ठीक है, तो इस चेंज हो गया तो इसको मैंने क्या नाम दिया है, डेल वन नाम दिया है। अच्छा, और अक्स को ऐसे गुणा नहीं कर देना है, देखो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए आपको। चलो एक बार ऐसा ही आप इतना ध्यान रखो एक बार, बाकी ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं। इसको बस आप क्या मानोगे, डेल वन मानोगे। इसको मैंने अलग से क्या नाम दिया है, डेल वन। डेल वन का मतलब C1 C2, मतलब पहले स्तंभ को गायब करना, और पहले स्तंभ की जगह आपको क्या लिख देना है, C1 और C2, ये लीजिए। और ऐसे ही आप डेल टू को भी हल कर सकते हो। यदि मैं किस में चेंज करूं, C2 में यदि चेंज करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, ये अपने पास में मिल जाएगा। बाकी अपने को सीधा याद रखना है, ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने फिर भी मैंने समझा दिया कैसे आया ना। तो देखिए डेल का मान तो क्या, अक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। ठीक है, डेल वन कैसे, पहले स्तंभ को उठा करके क्या लिख दो, C1 C2, और बाकी दूसरा वाला पड़ा रहेगा। डेल टू के लिए क्या करूंगा, दूसरे स्तंभ को उठाऊंगा, उसकी जगह अचर पद लिख दूंगा, और पहला स्तंभ अपने पास ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। यदि एक्स का मान निकालना तो ये फॉर्मूला, वाई का मान निकालना है तो ये फॉर्मूला। अगला, अब अपने पास में क्या है, जैसे कोई इसका क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन सोल्व करके हम देखते हैं कि ये अपना सही है या गलत है। तो देखिए, अब देखो मैं लेता हूं, जैसे पास मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है अपने को, और क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, मान लो 3x प्लस 2y बराबर 5, ये दे दिया। और एक क्या दिया है, ये मान लो एक दे दिया अपने को 5x और माइनस का y बराबर, ये मान लेते हैं कितना दे दिया, 4। ये अपने को क्वेश्चन दे दिया, और अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। या फिर मान लो थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ, ये लो, और यहाँ कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ये लो। अब इसका आंसर हमें क्या करना है, या लिख देता हूँ क्या, हाँ, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो मान लो ये क्वेश्चन अपने को दिया है, और इसको किससे हल करना है, मान लो उसने बोल दिया किससे हल करो, क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से हल करने के लिए सबसे पहला आप करोगे क्या, क्या करना, अपने को सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेल। अब डेल क्या, तो डेल आपको ध्यान में होना चाहिए, तो डेल ए क्या लिखूंगा, डेल वन, ए क्या लिखूंगा, डेल टू। तो देखो मैं लिखता हूँ डेल क्या, डेल का मतलब क्या, डेल का मतलब ये है कि जो अक्स का गुणांक है वो लिख लो, ये लो मैं लिख लेता हूँ। अक्स का गुणांक क्या क्या है, 3 और 5। वाई का गुणांक लिख लेता हूँ क्या क्या है, 2 और -6। ठीक है, हल करना आपको आता है। ठीक है, कैसे हल करोगे, इनको गुणा किया, ये लो कितना आ गया, लिख देता हूँ मैं, ये लो कितना, -18, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया, 10, तो कितना आ रहा है, -18। ये अपने को मिल गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करता हूँ। देखो डेल वन का मतलब मैंने क्या बताया था कि पहले स्तंभ को गायब कर दो। तो मैं क्या करता हूँ पहले, हाँ एक चीज और, इन फॉर्मूलों को जरूर यहाँ पर आपको लिखना, तो फॉर्मूले यहाँ जरूर लिखना। ठीक है, उसके बाद देखो डेल वन है, और एग्जाम में ध्यान रखना जो लीनियर इक्वेशन है, एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन इससे पुटअप किया जाता है, हर बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसे, लीनियर इक्वेशन से। ऐसा कोई भी साल नहीं है, बाई चांस ऐसा कोई साल छूटता है जिनमें जो अपने पास रेखिक समीकरण के क्वेश्चन नहीं आते, तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आया करता है, या तो क्रेमर नियम से, या फिर अपना एक और नियम पढ़ेंगे आव्यूह सिद्धांत, दोनों से, है ना। तो इनमें से एक देखना अपने को, दोनों में से कोई एक हमेशा पूछा जाता है। तो देखो डेल वन क्या करूं मैं, पहले स्तंभ को गायब करता हूं, तो पहले स्तंभ को गायब करूंगा, ये लो गायब कर दिया। इसकी जगह क्या करोगे, ध्यान में ना, ये, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, ये क्या, 5 और -1, और ये अपने पास पड़ा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, इसको हल करने तो कितना आएगा, -30, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। इन दोनों को गुणा किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 2। ये कितना आ गया, अच्छा यहाँ क्या आ रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ सही कर लेना कितना आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस के क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ डेल टू है। अब डेल टू का मतलब देखना, डेल को ही है। अब की बार मैं दूसरे स्तंभ को गायब करूंगा, पहले में तो कोई चेंज किया नहीं, हाँ दूसरे को गायब करके इसकी जगह क्या लिख दो, ये 5 और -1 सोल्व कर लो, कितना आ गया, -3 और -3, और क्या आ रहा है, -3, बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा किया, -25, कितना आ गया, ये आ गया -28। ये लो अपने पास में तीनों मान आ गए। तो अपने को क्या करना, एक तो किसका मान, अक्स का, और एक किसका, वाई का। अक्स का मान तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, डेल वन अपॉन डेल। तो डेल वन कितना है, तो डेल वन मेरे को दिखाई दिया -28।
बटा डेल का मान कितना है, ये भी अपने पास कितना माइनस के 28। तो देखो उत्तर कितना आ रहा है 1, ये लो x का मान 1। ऐसे y का मान कैसे, डेल टू बटा डेल, डेल टू बटा डेल, तो डेल टू कितना है, डेल टू माइनस के 28 बटा डेल का मान कितना है, डेल का मान आपको दिख रहा है माइनस के 28। तो आपसे कितना मिल गया 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, अपने को क्या मिल गया, इसका आंसर अपने को मिल गया। बाकी आपने 10th क्लास में इनके तरीके दूसरे ही पढ़े होंगे, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, उनसे भी इनको हल कर सकते थे। लेकिन अभी हमें किससे हल करना है, क्रेमर नियम। क्रेमर नियम का मतलब चलो इनको तो आपने कर लिया, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, किससे, विलोपन विधि से, है ना। लेकिन अब अपने पास में ये तो 2 चर वाले थे, अब किसके पढ़ते हैं हम, 3 चर वाले, उनको कैसे हल करते हैं। तो देखिए 3 चर वाले रैखिक समीकरण 1200, इसका मिलेगा आपको कितना, डेल, इसको हल करोगे पूरा विस्तार से हल करोगे तो कितना मान मिलेगा इसका 600, और ये हल करोगे तो कितना मिलेगा 400, इसको हल करोगे तो मिलेगा आपको कितना 240। तो इस प्रकार से किसका मान आ गया, डेल का, डेल 1 का, डेल 2 का, डेल 3 का। अब देखो अपने को करना क्या, अपने को मान किसका निकलेगा, अरे डेल 1, डेल 1, डेल 2, डेल 3 से मान किसका निकलेगा, जो रेखिक जो समीकरण में जो चर है, चर क्या क्या है अपने पास में, एक्स वाई जेड थोड़ी है, एक्स वाई जेड तो बनने ये मान लिए थे, तो मान किसका निकलेगा, किसका, एल का, एम का और एन का। तो देखो एल का मान तो क्या होगा, डेल 1 बटा डेल, एम का डेल 2 बटा डेल, एन का क्या होगा, डेल 3 बटा डेल। ठीक है, तो एल का मान बोलो, हाँ डेल 1 कितना है 600 बटा ये 1200, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा 2। और इसको हल करोगे तो इसको हल करने पर कितना आएगा आपके पास, डेल 2 कितना है 400 बटा 400, डेल का मान कितना है 1200, तो ये तो कटा 4 एकम 4, 4 बटा 3, और इससे हल करोगे तो डेल 3 कितना है 240, और ये कितना है 1200, तो ये कटा, और 24 पंजे कितना होता है 120। तो ये किसके मान आ गए, अपने एल, एम और एन के। लेकिन इनका मान थोड़ी ज्ञात करना है अपने को तो मान किसका निकालना, प्रश्न में क्या है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास अपन ने क्या माना था, 1 बटा अक्ष को क्या माना था अपन ने, एल, ये तो माना था। तो बताओ एल का मान अपने पास आया कि नहीं आया, एल का मान कितना आ गया 1 बटा 2, एल का मान 1 बटा 2 आ गया। तो ये लो अक्ष बराबर कितना हो गया 2। ऐसे ही क्या 1 बटा वाई था, उसको हमने क्या माना था, 1 बटा वाई को अपन ने माना था क्या, एम। तो 1 बटा वाई, एम का मान कितना है 1 बटा 3, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही जेड बराबर आपके पास कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से इसका क्या मिल गया, अपने को हल मिल गया। और अपन ने हल क्यों निकाला है ये आप ध्यान रखिएगा, हल क्यों निकला है, क्योंकि यहाँ डेल का मान जो आया है वो जो डेल का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि 0, ये डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी अपना क्या निकलता है हल। यदि ये 0 यही हो जाता अपना तो इसको आगे हल नहीं करता, और इसको क्या लिख देता मैं कि इसका कि कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्नावली का अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वें का दूसरा। अब इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। अब की बार एक्स वाई जेड कहाँ दिख रहा है आपको, बटा में दिख रहा है, और इसको भी किससे हल करना है, अभी मैं केवल और केवल क्रेमर नियम या फिर क्या बोलते हैं इसको, सारणिकों की सहायता से हल करना बता रहा हूँ। तो देखिए अब की बार एक्स वाई जेड बटा में आ गया, तो इसको कैसे हल करें। तो हल करने में देखो समस्या, यदि एलसीएम लेकर के हल करोगे तो बड़ी मेहनत होने वाली है और हल भी बड़ी मुश्किल से ये होगा, है ना। तो देखो अब इसके लिए देखो तरीका क्या होता है। देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ भी बटाक्स दिख रहा है, मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ गुणा में क्या है 1 ही तो है, यहाँ भी गुणा में क्या है 1 है, गुणा में क्या है 1। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो 1 बटा अक्ष है, माना कि जो 1 बटा अक्ष है इसको मैं क्या मान लेता हूँ अपने मन से, एल मान लेता हूँ। ये लो क्या मान लिया मैंने, एल। ठीक है, और एक ये मान लेता हूँ, ये गुणा में क्या है, ये गुणा में 1 है, गुणा में 1 है। तो 1 बटा वाई को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, अरे रेखिक समीकरण बनाना है। रेखिक समीकरण का मतलब इनकी घातें कितनी हो चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखो यदि ऊपर ले जाओगे तो अक्ष की घात कितनी आ रही, -1 हो रही है, तो फिर रेखिक समीकरण थोड़ी हुआ ये। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको रेखिक समीकरण बना रहा हूँ। अब देखो यदि इसकी जगह में एल लिख दूंगा तो बताओ रेखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा, 2l, एल की घात कितनी है 1, तो बताओ रेखिक समीकरण है। हाँ, यहाँ क्या करूंगा मैं, 1 बटा वाई की जगह में क्या मान लेता हूँ
एम, ये लो इनकी जगह एम मान लिया, और 1/z की जगह क्या मान लेना एन, अरे क्योंकि यहाँ गुणा में 1 मान लो, ये लो तो 1/z को मैं क्या मान रहा हूँ एन। तो बताओ समीकरण क्या बन गया अपने पास में, वो लिखता हूँ मैं, समीकरण लिखता हूँ। तो समीकरण क्या बन गया देखो 2, अच्छा 2 और 1/x को मैंने क्या मान लिया एल, ठीक है, प्लस 3 इसको मैंने 1/y को क्या मान लिया एम, और 10 1/z को मैंने क्या मान लिया, 1/z को मैंने मान लिया क्या एन, बराबर में कितना है 4। समीकरण नंबर 1। अब कोई समस्या है क्या? अब क्या बताओ रैखिक समीकरण बना कि नहीं बना? देखो घात कितनी है, एल की भी एक, एम की भी एक, एन की भी एक, जरूर थोड़ी एक्स वाई जेड ही, कुछ भी हो सकता है, एल एम एन हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या मान लिया एल एम एन मान लिया। हाँ यहाँ बताओ दूसरा समीकरण क्या बनेगा, देखो हाँ 4 इसकी जगह में क्या मान रहा हूँ एल, ये लो 6 1/y की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं 1/y, पूरी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं एम, और प्लस 5 एन बराबर कितना 1, समीकरण नंबर 2। और यहाँ से क्या आएगा आपको दिखेगा 6l प्लस 9m और माइनस का, यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का, और यहाँ क्या है माइनस के 20, और इसको क्या मान लिया मैंने n बराबर कितना है 2, समीकरण नंबर 3। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं हल कर लेंगे। अब हम मान किसका निकालेंगे एल एम एन का, तो पहले किसका मान लिखोगे डेल का, तो बोलो डेल क्या आएगा, एल के जो गुणा में है वो लिखूंगा, क्या क्या है 2 4 6 और 3 -6 9, फिर m के गुणा वाले लिख लिए, फिर n वाले कितने हैं 10 5 -20, ये लो डेल वन कितना आएगा, तो डेल वन वाले आप लिखोगे, तो डेल वन के लिए मैं क्या करूंगा ये गायब करूंगा, इसकी जगह हाँ ये लिखूंगा कितना 4 1 2, बाकी लिख लो 3 -6 और लो 10 5 और -20, और डेल टू के लिए क्या करोगे, डेल टू के लिए इसको गायब करूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा ये 4 1 2, बाकी ऐसा कैसा 2 4 6 10 5 -20, और डेल थ्री का मान आप रखोगे, तो डेल थ्री का मान क्या है, डेल थ्री के लिए इसको गायब करूंगा, इसकी जगह के लिए क्या लिखूंगा मैं 4 1 2, और बाकी पड़े रहेंगे 2 4 6 3 -6 और 9। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि ये दो अचर राशि बराबर के पहले हो तो उनको कहाँ लाओगे बराबर के बाद में, फिर हम हल करेंगे, ठीक है। हाँ अब इनका मान आप हल करना, अब इनको आराम से सोल्व करना आप कि डेल का मान कितना आता है, डेल वन का, डेल टू का और डेल थ्री का। तो यदि इनको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जो डेल। अब लेते हैं प्रश्नावली का उदाहरण लेता हूँ। अब की बार ये क्या है रैखिक समीकरण ही है, 2 चर वाला है, लेकिन अब की बार इसको किससे हल करना है, अब की बार इसको हल करना है किससे, आव्यूह सिद्धांत से इसको क्या करना है हल करना है। तो आव्यूह सिद्धांत देखिए क्या है, आव्यूह सिद्धांत से कैसे हल करते हैं। तो आव्यूह सिद्धांत से हल करने के लिए देखो 3 चीजें अपने को ध्यान में होनी चाहिए। एक तो अपने को ध्यान में होना चाहिए क्या ए, कि ए क्या होता है, तो ए क्या होता है, ए एक ऐसी आव्यूह है जो, अच्छा अपने डेल का मान देखा था, डेल का मान क्या था एक बार वो लिखिए, डेल का मान क्या था अक्ष का गुणांक, अक्ष के गुणांक क्या क्या है 5 और 1, और y का गुणांक क्या क्या है -3 और 2, वही है, लेकिन उसको किस में बंद कर दीजिए आव्यूह में बंद कर दीजिए। उसमें तो क्या थी अपने पास सारणिक थी, डिटरमिनेंट थी, इसमें क्या करूंगा मैं क्या लगा दूंगा आव्यूह बढ़ा दूंगा, मैट्रिक्स बढ़ा दूंगा, मैट्रिक्स बन गई, बस उसको डेल की जगह यहाँ क्या नाम दे दिया ए नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा और एक होता है अपने पास में कैपिटल अक्ष, मैं कैपिटल अक्ष किसको बोलूंगा वो देखिए, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं कैपिटल अक्ष, कैपिटल अक्ष किसको बोलूंगा, इसमें जो भी चर है मैं वो लिखूंगा, चर क्या क्या है, चर यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो अक्ष और एक क्या दिखाई दे रहा है y, तो इनको एक स्तंभ के रूप में अपने को लिखना है। क्यों लिख रहा है वो भी मैं बताऊंगा। अक्ष को अपन ने ऐसा लिख दिया, और एक में लिखूंगा b क्या है, b एक ऐसी अपने पास में आव्यूह है जो अचर राशियों की आव्यूह है, अचर राशियां क्या क्या है 2 और 3, तो ये अपना क्या हो गया b। यदि इन तीनों को प्रयोग में लेकर के मेरे को यदि ये समीकरण बनाना है तो बताओ कैसे बनेंगे। तो मैं यदि ऐसा करके देखूं क्या, यदि ए को किससे गुणा करूं अक्ष से, तो देख लो अपने आप को किसके बराबर आएगा बी के बराबर आएगा। तो चाहे तुलना करके देख लीजिए, दोनों समीकरण अपने पास में बनने जाएंगे, चाहे हल करके आप देखोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी आपको याद रखना है यदि ये ए है, ये अक्ष है, ये बी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना ए एक्स बराबर बी।
तो x बराबर b बन गया। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, अक्ष का। अरे इस अक्ष में तो अपने पास में क्या है, स्मॉल अक्ष और स्मॉल y है। तो मैं क्या करूंगा, अक्ष का मान बताओ कैसे ज्ञात करूं। यदि मेरे को अक्ष रखना है तो ये गायब करना पड़ेगा। तो गायब कैसे होगा, तो गायब ऐसा होगा कि मैं दोनों तरफ इसको क्या करूं, ये लो, मैं दोनों तरफ इधर भी इसको क्या करता हूं, ए इनवर्स से गुणा करता हूं, इधर भी किससे गुणा करता हूं, ए इनवर्स से गुणा करता हूं। तो ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा, ए इनवर्स से ए कट गया तो क्या आएगा, आई को किसी से गुणा कर लो, इकाई अवयव को अपने पास में वही आती है। तो क्या आएगा, क्या ये मानो आप तो ये मानो कि ए इनवर्स से ए कट गया, क्या बचा, अक्ष बचा, और इधर क्या है, ए इनवर्स बी। तो ये अपना किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इस अक्ष और वाई ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा। अक्ष बराबर क्या हो गया अपना, ए इनवर्स बी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, देखो बी तो अपने पास पड़ा है, ये लो, जरूरत किसकी पड़ रही है अपने को, ए इनवर्स की। तो मैं ए इनवर्स निकालता हूं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले देखो ए क्या है अपने पास में, 5 - 3 1 और 2, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, पहले तो इसकी क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे। तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, मैंने बताया था एडजॉइंट ए निकालने का सीधा तरीका मैंने बताया था, बाकी आप हल कीजिएगा। कैसे करोगे, इसका क्या लिखोगे, सहखंड लिखोगे, कोफैक्टर लिखोगे। इसका कोफैक्टर क्या, ये छोड़ दीजिए, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या आएगा 2। चिन्ह बाद में देखेंगे, चिन्ह भी लगाऊंगा मैं ना। -3 का देखोगे तो -3 के लिए ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या आएगा 1। इसके लिए देखोगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, कितना आएगा -3। इसके लिए क्या करोगे, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या आ गया 5 आ गया। और चिन्ह देखोगे तो चिन्ह किसका लगाऊं, तो चिन्ह में लगाऊंगा देखो प्लस माइनस प्लस और माइनस, और जो भी आता है इसका क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज किसमें, एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या देगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा अपने पास में, क्या आया, ये अपने पास में आया, एक बार तो 2 - 1 3 - 5, ये अपने, अच्छा ये किसका है अपने पास में, माइनस का, और ट्रांसपोज लग रहा है। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास में क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपने पास में हो रहा है 2। अच्छा इसका क्या कर देता हूं मैं, ट्रांसपोज, पंक्ति है स्तंभ बना दूं क्या, ये लो, ये पंक्ति है क्या बना देता हूं मैं, स्तंभ बना देता हूं, ये लो। और बाकी मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, एडजॉइंट ए कैसे निकालते, कोई भी अवयव है तो इन दो को तो पलटो, ये लो। अच्छा ये अपन ने क्या की गड़बड़ की, प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं चलेंगे। इसमें क्या था देखो, ये अपना क्या है, A11 है, ये क्या है A11 है, इसका मतलब ये अपना A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22 है। अपने यही गड़बड़ कर दी, मैंने बताया था हाँ 3 गुणा 3 क्रम वाला होता तो प्लस माइनस चलते हैं, लेकिन यहाँ देखो 1 और 1 2, तो प्लस, सम हो रहे तो प्लस, विषम हो तो माइनस। तो 1 और 2 3, 3 हो तो माइनस, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, 3 है तो किसका चिन्ह, माइनस का। और यहाँ 2 और 2 4, 4 है तो किसका, प्लस का। अब देखो कितना आ रहा है, 2 - 1, हाँ ये किसका हो गया अपना, प्लस का, ये भी किसका, प्लस का। अब देखो ये अपने पास, ये लो, ये मिल गया अपने को, ठीक है। अब देखो मैंने डायरेक्ट क्या बताया था कि इन दोनों का क्या कीजिए, उल्टा, इन दोनों को तो उल्टा कर दीजिए, ये लो, इन दोनों को तो मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा, ये लो उल्टा कर दिया। और इन दोनों का केवल और केवल चिन्ह बदलना है। देखो माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। बताओ डायरेक्ट भी वाक नहीं हुआ, लेकिन अपने को पूरा सॉल्व करना है। और अपने को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अपने को एक चीज वो निकालनी पड़ेगी, क्या, सारणिक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसका मान, सारणिक ए का मान। मान लो इसको सारणिक बना दूं, ये लो सारणिक बना दूं, तो इसका मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आया 10, माइनस का चिन्ह दोनों को गुणा किया, -3 किसका हो जाएगा, प्लस का 3 कितना आ गया 13 अपने पास में आ गया। अब आप देखोगे ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास फॉर्मूला होता है। अब देखो 1 इसका मान कितना है 13 और एडजॉइंट ए अपने पास में आ ही गया। अपने पास कितना आ रहा है 2 3 -1 और 5, ये किसका मान आ गया अपने पास में, ए इनवर्स का। और इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1, और ए इनवर्स का मान किस में रख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में। तो देखो अक्ष बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए इनवर्स की जगह ये लिखता हूँ क्या, 1/13 2 3 -1 और 5। और बी की जगह, बी अपने पास में पड़ा है कितना है
2 और 3। अब हल करेंगे तो हल करोगे 1/13 तो बाहर पड़ा है, इसको कैसे हल करोगे आपको ध्यान में होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बस खत्म, और तो है ही नहीं स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, ये हो गया अपना, ठीक है। और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है नहीं, पहली पंक्ति का काम खत्म। अब क्या करूंगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा -2, दूसरे को दूसरे से कितना आ गया 15। तो देखो हल करने पर आया अपने पास में 1/13, हल करने पर ये हो गया अपना 13, ये भी कितना हो रहा है 13। तो बताओ कितना आ गया अपने पास में। मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, अक्ष की जगह बताओ क्या लिख दूं मैं, अक्ष अपना यही तो है, अक्ष क्या है, कैपिटल अक्ष और वाई, और बराबर में कितना आ गया 1/13 को दोनों से गुणा करो, सबसे गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1 और 1 है। और तुलना कर लो, दो अवयव बराबर कब होती है, जब इनके संगत अवयव बराबर हो। तो अक्ष बराबर 1 और वाई बराबर 1, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत में एक बार दोबारा देख लीजिए, जब ए है, अब 3 × 3 क्रम का आप खुद कीजिएगा और हल कीजिए, और जो नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब देखो बाकी इसके मैंने लगभग सभी चीजें करवा दी है, जो अपने पास प्रश्नावली 5 है, तो विविध आप हल करना, उदाहरण हल करना, जो नहीं आते आप इनको बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। तो देखो आव्यूह सिद्धांत में क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखोगे ए क्या, जो डेल होता है बस डेल ही है, अक्ष का गुणांक और वाई के गुणांक आप लिख दो, बस वो किसमें होंगे, आव्यूह में होंगे, ठीक है। और अक्ष जो होगा, अक्ष और वाई यदि 3 होंगे चर, तो अक्ष वाई और क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और बी में ये है ही अपने पास 2 और 3, और ax बराबर क्या होगा, हमेशा b रखना है, क्योंकि हल करके देखोगे तो ये अपने को समीकरण मिल जाते हैं। तो देखो ax बराबर b, तो दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, a इनवर्स से, तो क्या आ गया a इनवर्स a, तो कट गया, x बराबर क्या आ गया a इनवर्स b। आप ऐसे याद रखो शॉर्ट में, बाकी होता नहीं है। आप ये समझो a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स हो गया। ये लोग किसका माना जाएगा, अपना अक्ष का, किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, a इनवर्स की। तो एक का पहले क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे। तो इनवर्स निकालना आपने थोड़े कल परसों वाले लेक्चर में आपने देखा था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप वहां जाकर के इसको देख ले इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स का मान आ गया, और ए इनवर्स का जो मान है वो आप किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रख दिया, और ये किसका मान रखा, बी का, बस इनको गुणा किया है, गुणा करते क्या आ जाएगा, अक्ष का मान और वाई का। अब हम करते हैं जो 5 और 2 उसका उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण ये दे रखा अपने पास में, अब इसका क्या करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना, किससे, उसने बोला सारणिकों की सहायता से। इसका हल ज्ञात कीजिए यदि हल विद्यमान है तो। अब हल विद्यमान कब होता है, तो एक चीज अपनी रह गई थी उसमें मैंने नहीं बताया, तो मैं इसके माध्यम से, जो ये क्वेश्चन है इसके माध्यम से अपन उसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, डेल की। तो डेल वाला क्या, अच्छा पिछला वाला तो अपना क्या था, 2 चरों वाले थे, अब क्या है 3 चरों वाले। तो अक्ष का गुणांक क्या क्या है, अक्ष का गुणांक क्या है यहाँ 1, अक्ष का गुणांक क्या है 1, अक्ष का गुणांक क्या है 2, ठीक है। y का गुणांक 1, y का गुणांक 1, y का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 3। z के गुणांक में क्या क्या है 1 3 4, ये अपने पास में क्या आ गया, किसका मान आ गया, डेल का। अब डेल में ये कितने, 3 पंक्तियां और 3 ही क्या है, स्तंभ है, ठीक है। अब एक क्या देखना अपने को, डेल 1। अब डेल 1 देखोगे, अब की बार क्या करना है, डेल 1 के लिए मैं किसको गायब करूंगा, पहले स्तंभ को गायब करूंगा, ठीक है, पहले स्तंभ को गायब करूंगा। और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए, बराबर में जो अचर राशि है मैं वो लिखूंगा। तो बराबर में अचर राशि क्या है, 2 5 और 11, ठीक है। बाकी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, 1 2 3 1 3 4, ये लीजिए। और फिर क्या करूंगा, मैं क्या निकालूंगा, अब एक होगा अपने पास में डेल 2। अब डेल 2 के लिए क्या करूं, डेल 2 के लिए मैं किसको गायब करूंगा, अब की बार मैं दूसरे स्तंभ को गायब करूंगा। तो दूसरे स्तंभ को गायब करता हूं, दूसरे स्तंभ की जगह क्या लिख दूंगा, देखो दूसरे स्तंभ की जगह ये लिख दूंगा क्या, अपने पास में 2 5 11, और बाकी 2 में कोई चेंज नहीं करूंगा। बाकी 2 ऐसे कैसे, 1 1 2 1 3 4, ये लीजिए। हाँ अब इसमें एक चीज और रह गई, अब इसमें एक चीज क्या रह गई अपने पास में, इसमें रह गई अपने पास में डेल 3। अब देखो डेल 3 और निकाल लेता हूं मैं। तो डेल 3 के लिए क्या करना, डेल 3 के लिए अपने को ये करना कि तीसरा जो स्तंभ है इसको गायब करना। तीसरे स्तंभ को गायब करके मैं क्या लगा दूंगा, 2 5 और 11, और बाकी अपने पास इन 2 में कोई चेंज किया नहीं मैंने, 1 1 2
1 2 3। अब इनको क्या कर लूंगा मैं, हल कर लूंगा। तो डेल का मान आप निकालोगे, तो डेल का मान कैसे निकालोगे, तो डेल का मान निकालने के लिए क्या करोगे, सारणी का क्या करोगे, विस्तार। दो तरीके, या तो विस्तार से कर लो या पहले कोई गुणधर्म लगा लो, गुणधर्म से पता नहीं कोई सरल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, गुणधर्म में ये लगाता हूँ, मैं इसमें से घटा देता हूँ। किसमें चेंज करता हूँ मैं, R3 में। R3 में क्या चेंज करूं, R3 में चेंज करता हूं R3 माइनस R2। तो देखो क्या आएगा, R3 माइनस R2 करने पर क्या आ रहा है, ये लीजिए। मैं थोड़ा सा, आप इनको अलग अलग हल करते रहेगा, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपके पास में 1 1 1। हाँ, इसमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्यों चेंज किसमें करूँ मैं, R3 में क्या चेंज करूँ, R3 माइनस R2। तो घटाओगे तो क्या मिला, 1। इसमें से घटाओ कितना मिला, 1। इसमें से घटाओ कितना आया, 1। और कोई भी दो पंक्तियां सेम हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ डेल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, डेल का मान 0 आ गया। अब मैं किसका मान निकालता हूँ, डेल 1 का। अच्छा, आप इसको जरूरी नहीं गुणधर्म लगाकर क्या करो, आप किससे हल कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ। बाकी आप यहाँ पे गुणधर्म लगा के इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटाओगे तो इसमें से गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 1। इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 1। फिर दूसरे में से तीसरी जो पंक्ति है वो घटा दीजिए, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0। 2 0 बनते हैं, थोड़ा सा अपना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट करके बताता हूँ। डायरेक्ट कैसे, मैं क्या ले लेता हूँ, पहली पंक्ति ले लेता हूँ, तो देखो 2। अब 2 किस, अच्छा 2 1 और 1, मैं पहली पंक्ति की ले रहा हूँ। तो ये किसका, प्लस माइनस और प्लस, यहाँ इनकी क्या आएगी, उपसारणिक आएगी। तो 2 की उपसारणिक देखोगे तो देखो क्या, 2 3 3 4। यदि इस एक की उपसारणिक देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 5 3 11 4। और इसी प्रकार से किसको, इस एक की देखोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, 5 2 11 और 3। इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो बाहर तो कितना है 2, अंदर वाले को सोल्व करोगे तो कितना, 8 8 माइनस 9 और माइनस 1, ये तो है। इसको सोल्व करोगे तो कितना, 20 20 माइनस का 33 और प्लस का 1, और यहाँ करोगे तो 5 3 15 5 3 15 15 माइनस का 22। ये लो सोल्व करते हैं, तो और सोल्व करोगे तो कितना आएगा, हल करोगे तो माइनस का 2 यहाँ मिलेगा, और यहाँ घटाया 20 में 33 गया, -13 को इससे गुणा किया तो +13। और यहाँ देखोगे तो 15 माइनस 22 कितना हो गया, माइनस के 7 को इससे गुणा करोगे तो -7। तो टोटल कितना हो रहा है, 13 माइनस 9 कितना आ गया, 4। इस प्रकार से क्या करोगे, डेल 2 को भी सोल्व करोगे, क्या आता है, और किसको हल करोगे, डेल 3 को भी आप हल करोगे कि इसका आंसर अपने को क्या मिलने वाला है। उसके बाद अब एक चीज देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो अक्ष है, जो अक्ष का फॉर्मूला क्या होगा, डेल 1 बटा डेल, y का क्या होगा, डेल 2 बटा डेल। और यहाँ एक तीसरी चीज और आ गई, तीसरी चीज क्या आ गई अपने पास में, जेड क्या होगा, डेल 3 बटा डेल। ये अपने पास में किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जेड का। एक्स वाई और जेड तीनों चीज अपने पास में आ जाएगी। लेकिन गड़बड़ अपने कहाँ होगी, गड़बड़ तब होती है जब नीचे अपने को क्या मिलता है, नीचे देखो डेल का मान अपने पास में क्या आ रहा है, नीचे देखो ये डेल का मान अपने पास में क्या आ गया, 0। यदि नीचे 0 रखोगे तो अपने दिक्कत होती है कि नहीं होती, दिक्कत होती है। जैसे मानो डेल 1 का मान कितना है, डेल 1 का मान कितना है, 4। यहाँ करोगे 4 बटा डेल का मान कितना, 0। तो 4 में 0 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाता। इसका मतलब इसका हल हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, असंगत, असंगत निकाय है। ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे अपन, असंगत। तो देखो दो चीजें हैं, अब यहाँ से दो चीजें अपने पास क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो क्या होगी संगत और एक होती है असंगत, ठीक है। अब चाहे 2 चरों वाले हो चाहे 3 चरों वाले हो, देखो अपन क्या क्या निकालते हैं, एक तो किसका मान निकालते हैं, डेल का, एक किसका मान निकालते हैं, डेल 1 का, एक किसका निकालते हैं, डेल 2 का, और एक निकालते हैं किसका मान, डेल 3 का। यदि आपको सभी चीजें, अच्छा केवल एक चीज से अपना स्पष्ट हो जाएगा, ये लो, यदि डेल का मान आपके पास 0 के बराबर नहीं है,
डेल, डेल का मतलब डेल हमेशा कहाँ होता है, अरे जब भी आंसू निकालोगे तो डेल हमेशा कहाँ है, नीचे ही तो है। यदि नीचे वाला जीरो नहीं है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। तब तो क्या होगा, ये जो निकाय है वो क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब इनका अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि डेल का मान क्या हो जाए, जीरो, तब दो चीजें होती है। यदि डेल का मान जीरो हो जाए तब तो क्या है, निकाय, हाँ इतना तो ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा अपना, असंगत हो जाएगा। असंगत कि मतलब इसका हल ज्ञात अपने नहीं कर सकते, इनका हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हल ज्ञात कब नहीं होगा, तो दो चीजें होती है असंगत में भी, दो चीजें। एक तो क्या होता है कि एक तो उसका उत्तर ही नहीं है, कि उसका हल विद्यमान है ही नहीं। एक तो क्या होता है कि हल विद्यमान ही नहीं है, और एक दूसरी चीज होती है अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल। अनेक हल मतलब जब अनंत हल अपने पास में विद्यमान है तब भी अपन ज्ञात नहीं करेंगे। ज्ञात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास में अनंत उत्तर कैसे निकालोगे, कितने उत्तर निकालोगे, ठीक है। तो आप देखिए ये जो अपने पास जब डेल का मान कितना आ जाएगा, जीरो, तो अपने पास में ये क्या हो गया, असंगत। तो असंगत में कितनी चीजें हो गई, दो चीजें अपने पास में हो रही है। एक तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मैं बोल देता हूं, ठीक है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक क्या होगा, हल विद्यमान ही नहीं है। यदि डेल का मान जब जीरो हो गया तो ये क्या क्या हो गया अपना, असंगत है, ठीक है। अब इसमें देखो अपरिमित रूप से अनेक हल तो कब, और हल विद्यमान कब नहीं होगा ना। तो देखो यदि डेल वन का मान भी जीरो आ जाए, डेल टू का मान भी जीरो आ जाए, डेल थ्री का मान भी क्या आ जाए, जीरो, तब तो ये क्या होगा अपना अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल। क्योंकि देखो यदि डेल एक्स का मान निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो बटा जीरो, और जब जीरो बटा जीरो आ गया तो ये अपना क्या है, अपरिभाषित रूप है। यदि ये अपने पास में आ रहा है कि सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तब वो क्या होगा अपना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यदि डेल का मान तो जीरो और बाकी के मान जीरो नहीं है तो उसका हल विद्यमान ही नहीं होगा, मतलब उसको हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये वाला अपना जो क्वेश्चन है, यहाँ डेल का मान निकाला, वो कितना आया, जीरो। डेल वन का मान निकाला, डेल वन का मान कितना आया, 4। तो यहाँ डेल का मान तो जीरो है और डेल वन का मान नॉन जीरो है, इसलिए क्या होगा, इसका हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। और यदि हल विद्यमान होता तो इन फॉर्मूलों से हम ज्ञात कर सकते हैं।